हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है स्पेशल फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स जिनके अभी बोर्ड के एग्जाम है उनके लिए बहुत स्पेशल है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में क्या है, सिर्फ फॉर्मूले हैं जो भी 10th क्लास की बुक के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर कराए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखेंगे आप और चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। जितना ज्यादा शेयर हो सकता है उतना कीजिए ताकि जो बच्चे हैं क्लास 10th के वो सभी फॉर्मूले इजीली याद कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो भी फॉर्मूले हैं वो सारे सारे। तो क्या है एपी के अंदर? एपी के अंदर जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो ए एन का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। ए एन को लास्ट टर्म या जनरल टर्म कहते हैं। ए एन को जनरल टर्म या लास्ट टर्म के नाम से जानते हैं। उसके बाद होता है एस एन। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन बी। और कह सकते हैं एन बाय टू ए प्लस ए एन। और कह सकते हैं एक और फॉर्मूला एन बाय टू, फॉर्मूला यही है ए प्लस में एल। इसके साथ साथ कुछ चीजें और भी ध्यान रखिए कि एस वन इज इक्वल टू में ए वन होता है, एस टू इज इक्वल टू में ए वन प्लस ए टू होता है और एस थ्री इज इक्वल टू में ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री होता है। अगर क्वेश्चन के अंदर लास्ट टर्म के बारे में पूछा हो कि लास्ट टर्म है तो हमें क्या करना है, लास्ट लास्ट से 20 टर्म निकालो या कोई भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो तो उसमें कुछ नहीं करना, एन में से जो टोटल एन है उसमें से जो भी टर्म पूछी है प्लस वन कर दीजिए और फर्स्ट से वो टर्म आ जाएगी तो सीधे डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर के अंदर जो भी फॉर्मूले वो आपको समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। अब है नेक्स्ट चैप्टर 8। चैप्टर नंबर 7 के बारे में, 8 नहीं 7 से पहले 7 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें दो ही अभी हैं, एक डिलीटेड है, एक है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक है सेक्शन फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो कुछ इस प्रकार है। इसे दो पॉइंट गिवन है पी ए बी मान लेता हूँ, ए एक्स वन वाई वन और बी एक्स टू वाई टू। तो ए बी का जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो कैसे निकल के आएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। उसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं इसके नीचे, कैसे पॉइंट्स, जैसे स्क्वायर पूछा है कि प्रूव करो ये स्क्वायर है, तो क्या करना है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और साथ में जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल प्रूव करने हैं। मतलब उनका बीच का डिस्टेंस निकालना है, डायगोनल्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, साइड्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है और वो इक्वल प्रूव करनी है। उसके बाद पूछ सकते हैं रोम्बस, इसमें सिर्फ चार साइड्स इक्वल होंगे, डायगोनल्स इसमें इक्वल नहीं होंगे। उसके बाद रेक्टेंगल के बारे में, रेक्टेंगल में क्या होना चाहिए, दो अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद पैरेललोग्राम के बारे में बात करते हैं। उसमें क्या बोला है कि जिसमें दो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी और डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। तो क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि क्वेश्चन में पूछा है
कि ये पैरेललोग्राम है मगर रेक्टेंगल नहीं है, पैरेललोग्राम है मगर ये रेक्टेंगल नहीं है, तो क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या करना होगा, सिर्फ दो अपोजिट साइड्स इक्वल आनी चाहिए। अगर दो अपोजिट साइड्स के अलावा डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं तो वो रेक्टेंगल कहलाएगा। तो इसलिए चीजें क्वेश्चन में एग्जांपल में बार बार पूछी जाती हैं कि बताइए कि पैरेललोग्राम कौन सा है, और ये पूछा जा सकता है कि रेक्टेंगल कौन सा है। तो ये ध्यान रखिए क्वेश्चन के अंदर अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ये स्क्वायर है, ये रोम्बस है मगर स्क्वायर नहीं है, तो क्या होनी चाहिए, सिर्फ चारों साइड्स ही इक्वल होनी चाहिए। अगर चारों साइड्स इक्वल हैं तभी ये क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, रोम्बस होगा, और डायगोनल्स इक्वल नहीं होने चाहिए। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखिए, क्वेश्चन में ये बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन चीजों पर ध्यान रखिए। ठीक है, ये पैरेललोग्राम, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए उसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल, तो प्रूफ क्या करना है, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए, डायगोनल्स इक्वल नहीं होने चाहिए। पूछा जाए कि रोम्बस बट नॉट स्क्वायर, तो क्या करना है, प्रूफ करना है चारों साइड्स बराबर हो, डायगोनल्स इक्वल नहीं हो। इसके अलावा और कौन कौन से फॉर्मूले हैं, इसके अलावा कोलिनियर, कोलिनियर है, तो कोलिनियर में जब भी कोलिनियर पूछा है तो क्या करना है, जैसे कि एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, ये एक लाइन पे तीनों पॉइंट्स आने चाहिए, तो यहाँ पर क्या करना है, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर, अगर ये है तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूले की। सेक्शन फॉर्मूले कब यूज होता है, सेक्शन में डिवाइड करना है, तो इनको रेशियो में डिवाइड करते हैं, इसको M1 N कहते हैं, बुक में M1 M2 लिखा, तो बात वही है। ठीक है, C जो है डिवाइड कर रहा है उसको एक्स वाई पॉइंट कहेंगे, और ये x1 है, ये y1 पॉइंट है, और B जो है x2 और y2 पॉइंट है। तो क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो कैपिटल X मान लेते हैं, तो कैपिटल Y मान लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू निकालनी है कैपिटल X की। तो फॉर्मूला M देखिए ऐसे करना है, M को x2 से मल्टीप्लाई करना है और n को x1 से मल्टीप्लाई करना है, m प्लस n। उसी प्रकार से y की वैल्यू निकालते हैं, तो n x2 n y2 m m y2 n y1 डिवाइड में m प्लस n। तो ध्यान दीजिए अगर y की वैल्यू निकालनी है, दोबारा बताता हूँ, y के लिए y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा, m को y2 से मल्टीप्लाई, ये y है, और n को y1 से मल्टीप्लाई डिवाइड में m प्लस n। ये सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, कई बार क्या होता है कि रेशियोज इक्वल हो जाते हैं, तो उसको एक नाम दिया जाता है जिसको हम नाम देते हैं मिड पॉइंट। तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या फॉर्मूला होगा, तो सिर्फ m और n गायब हो जाएंगे, फॉर्मूला सेम ही होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, y इज इक्वल टू में y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। तो यही होगा, m और m जो रेशियो है वो 1:1 हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और दो चीजें और याद रखनी है, अगर क्वेश्चन में ट्राइसेक्ट दिया हुआ है कि तीन भागों में चीजें काटी हुई है, तो a b और p और क्या उन्हें तीन भागों में काटा, तो p का पॉइंट निकालना है, तो p का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 1, यहाँ तक 1, ये तीनों बराबर रेशियो में कटे, तो यहाँ तक पहुंचने में कितना होगा 2। ऐसे ही चार भागों में डिवाइड किया है तो उसको क्या करना होगा, चार भाग के लिए क्या करना होगा, चारों में डिवाइड कर देना है और वहां से बारी बारी से उनके रेशियो निकाल लेना है। सिर्फ रेशियो ही निकालने, बाकी सब चीजें सेम रहेगी। एक समय के लिए क्यू गायब कर देना, एक समय के लिए इसमें पी गायब कर देना। अगर मैं क्यू के पॉइंट की बात करूं, क्वेश्चन में क्यू का पॉइंट निकाला तो ए से क्यू तक कितने, 2, और ए से तो 2:1 यूज करना है जब हम क्यू का पॉइंट निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी। एक क्वेश्चन पैरेललोग्राम का भी आएगा जिसमें हमने क्या करना है, ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे आपस में, तो यहाँ पर इस रेशियो का ए बी सी डी, तो क्या करना है, ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट ये दोनों बराबर रख देने और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें सारे सारे जो फॉर्मूले वो यूज होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूले आपको याद रहेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, जिसके अंदर सारे कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे टिग्नोमेट्री। तो टिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले की शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है, ये तीन कोनों से बनता है, इसको थीटा कहते हैं, ये 90 डिग्री का होता है। थीटा के सामने वाली चीज को परपेंडिकुलर कहते हैं, थीटा के जो नीचे होता है उसे बेस कहते हैं, और जो बाद में जो मिलकर बनता है उसे, तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर,
ये चीजें ध्यान हमेशा रखना, जो थीटा होगा वही नाम लिखा होगा। जैसे क्वेश्चन में पूछा था साइन सी, तो इसका मतलब जो सी है वो थीटा के पास होना चाहिए, थीटा का जहां पॉइंट है वहां पर सी होना चाहिए। कई बार ऐसे देकर बोला साइन ए की वैल्यू निकालो, जैसे क्वेश्चन ये भी है, तो यहां पर इसमें क्या करना है, अब मेरे पास ए ये बन जाएगा, सी ये बन जाएगा, बी फिक्स होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरे पास। ये ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर जो भी थीटा के साथ जो वैल्यू गिवन है, थीटा के सामने वाली चीज जो है वो होगी मेरी परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली चीज, थीटा के नाम के आगे वो वैल्यू लगानी है जो क्वेश्चन में बोली गई, जैसे साइन ए, साइन सी, तो ये चीजें ध्यान रखना। आगे और कौन से फॉर्मूला बनते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, यहाँ पर होता है कोसेक थीटा, यहाँ पर सेक थीटा, कोट थीटा, और ये होता है पी बी पी, एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हरगोविंद। तो क्वेश्चन में क्या है, सोना चांदी तोले, तो साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर, पी बाय एच के बराबर। और कौन सा फॉर्मूला बन सकता है, वन बाय कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा का मतलब होता है एच बाय पी, तो यहां से एक और फॉर्मूला बनता है वन बाय साइन थीटा। तो ध्यान रखिए जो जिसके नजदीक है वो नीचे जो ऊपर आएगा, और जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा, जैसे पी बाय एच बना है, तो ये ध्यान रखना। और जो इसके नीचे लिखे हुए हैं ये इसके रेसिप्रोकल है, मतलब साइन थीटा का वन बाय कोसेक है, उसी प्रकार से कोस का क्या होगा, कोस का क्या होगा, अगर मैं बात करूं तो कोस की क्या होगा, कोस का होगा बी बाय एच, क्योंकि बी उसके नियर बाय है, और इसका जो रेसिप्रोकल होगा वन बाय सेक थीटा, उसी प्रकार से सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा का होगा एच बाय बी, और ये क्या हो जाएगा वन बाय कोस थीटा। उसके बाद बचता है टेन थीटा, पहले टेन ही लिखते हैं, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है पी बाय बी के बराबर, और टेन थीटा का मतलब वन बाय कोट थीटा। टेन थीटा से एक और फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, और इसके अलावा क्या फॉर्मूला होता है कोट के लिए, तो कोट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाय पी, तो इसका फॉर्मूला होता है वन बाय टेन थीटा। और एक और फॉर्मूला बनता है कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूले आपको याद रहेंगे। उसके बाद एक बनती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के सभी टीचर्स कहते हैं याद करनी है। देखिए हमारे केस में याद करने के लिए हर चीज का कुछ ना कुछ ट्रिक यूज होंगे, ट्रिग्नोमेट्री ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, तो क्या होगा, सिर्फ इतना रखना है, ये याद रखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर ये भी याद नहीं हो तो देखिए पहले 30 का गैप, फिर 15 गैप, फिर 15 गैप, फिर उसके बाद 30 का गैप, तो यार 30, 15, 15, 30। तो क्या करना है, अब यहाँ लिखना पी बी एच, मैंने तीनों चीज ये सिखाई थी ना, तो इसके आगे सिर्फ काउंटिंग लिखनी है 4 तक, 0 से 4 तक, 0 1 2 3 4, फिर उसके बाद रेसिप्रोकल 0 1 2 3 4, उसके बाद 4 4 4 4 4 4। अब अगर वैल्यू पूछे किसी भी, कोई भी वैल्यू पूछ सकता है, जैसे साइन 45 डिग्री की वैल्यू पूछे, तो साइन 45 डिग्री का मतलब क्या होता है पी बाय एच, तो पी बाय एच, पी के आगे कितनी है 2/4 अंडर रूट आ जाएगा। अगर अंदर सोल्व हो रहा है तो उसको सोल्व करो, और उसके बाद उसको रूट से बाहर निकाल दो, तो रूट से बाहर 1 निकल सकता है, 2 नहीं निकल सकता। उसी प्रकार से साइन 30 डिग्री की पूछ सकता है, 30 डिग्री क्या होगा पी बाय एच, तो अंडर रूट 1/4, तो इसमें से 1 और 4 से बाहर कर तो 1/2। तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में जब भी जाएं एक साइड में कॉपी लीजिए, उसके अंदर ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, ये जो भी टेबल है ये बना लीजिए, और उसके बाद जो जो उसमें क्वेश्चंस में पूछी जाएंगी वो सारी की सारी वैल्यू रख लीजिए। और क्या क्या आएगा टेंथ में, एक फॉर्मूला होता है, ये आइडेंटिटीज होती हैं, सिर्फ ये आइडेंटिटी याद रखनी है, बाकी आइडेंटिटी अपने आप बन जाएगी। अगर ये आइडेंटिटी याद है तो बाकी आइडेंटिटी, जैसे कि इसमें क्या है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर कोई पूछे तो कितना आएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से अगर खाली साइन थीटा की वैल्यू पूछे तो कितनी आएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट। आगे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी निकल के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर खाली कोस थीटा की वैल्यू पूछे तो क्या होगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से फॉर्मूला है। अब अगर इसी से मैं आगे बाकी बची दो आइडेंटिटी बनाऊं तो कैसे बनेगी देखिए, एक बार इसको कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं और एलसीएम अलग अलग कर देते हैं,
अभी हमने जाना कि साइन बटे कोस थीटा क्या होता है 10 और इनके ऊपर स्क्वायर है तो इनके ऊपर स्क्वायर लगा दिया और यहाँ पर ये कितनी आ जाएगी 1 और 1 बाय कोस क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक और आइडेंटिटी बन गई 1 हमेशा पॉजिटिव रखना है तो 10 को उधर भेज देते हैं तो यहाँ से एक और आइडेंटिटी बन गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ से अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि वैल्यू निकाल लेते हैं तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से सेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट। उसी तरीके से 10 की वैल्यू निकालते हैं तो 10 स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए 1 ये 10 पॉजिटिव होना चाहिए इसकी वैल्यू तो ये 10 इधर आ जाएगा ये 10 इधर आ जाएगा और ये 1 उधर चला जाएगा तो इससे फॉर्मूला हो जाएगा थीटा माइनस 1। तो यहाँ से निकालनी है 10 थीटा की तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी याद कर सकते हैं। एक और आइडेंटिटी बनेगी देखिए जब हमने अभी कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था तो वो साइन बुरा मान जाएगा भाई मेरे से क्यों नहीं किया तो जो दोनों नंबर है उनसे ही करना है डिवाइड। यहाँ जो इस इक्वेशन में दोनों नंबर है उनसे बारी बारी से डिवाइड करना है और एलसीएम अलग अलग कर देने हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ये साइन है तो यहाँ आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी क्या बन जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको 1 को पॉजिटिव रखना है तो यहाँ से बनेगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। तो कोसेक की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और एक और वैल्यू आ जाएगी कोसेक थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उसके बाद कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसको हमेशा पॉजिटिव रखना है तो 1 को इधर लेके आना है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और खाली अगर कोट की पूछे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के ऊपर। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो सारे फॉर्मूले हैं वो मैंने बता दिए। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सारे के सारे जो आपके सिलेबस में वो फॉर्मूले मैंने बता दिए सारे के सारे आप याद करके जाएंगे। ठीक है अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो नेक्स्ट चैप्टर जो फॉर्मूले वाला बेस्ड है वो 12 चैप्टर है। तो 12 चैप्टर के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले वो सारे के सारे फॉर्मूले हम याद करते हैं क्या क्या फॉर्मूले हैं वो सब देखते हैं बारी बारी से उसके बाद आगे बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला है इसका चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सर्कल से रिलेटेड फॉर्मूला है तो सबसे पहले सर्कल के बारे में बात करते हैं। सर्कल का ये रेडियस है अगर सेंटर से पास कर जाए एक पूरी लाइन जो टच कर जाए दोनों दो पॉइंटों पे तो उसे डायमीटर कहते हैं। डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। उसके बाद अगर कहीं पे भी दो पॉइंटों पे टच कर रही है तो कोड बन जाती है। ये चीजें आप ध्यान रखिए ठीक है। और जो सरकमफ्रेंस क्या है पूरे सर्कल जैसे सर्कल बनाया बनाए तो ये क्या होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस वही होता है जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर जैसे कि निकालते हैं तो या फिर स्क्वायर का पेरीमीटर जो भी होता है तो यहाँ उसको नाम दे दिया सरकमफ्रेंस। तो इस चीज से घबराना मत ठीक है। अब सर्कल को अगर आधा कर दे उसे सेमी सर्कल कहते हैं। सर्कल को 1/4 कर दें तो वो क्या कहलाता है क्वाड्रेंट कहला लेता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। तो अब बात करते हैं बारी बारी से फॉर्मूले की। तो सबसे पहला होता है एरिया ऑफ सर्कल तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल तो ये होता है 2 पाई आर। उसके बाद आता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो ये होता है अब आधा भी है सर्कल का तो एरिया भी आधा हो जाएगा। उसी प्रकार से सरकमफ्रेंस भी हाफ हो जाएगा पाई आर। उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो वो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4। वैसे ही सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट जब एरिया 4 हुआ तो
पेरीमीटर भी फोर्थ हो जाएगा, तो यहाँ आएगा पाई आर स्क्वायर पाई आर बाई 2। तो इस तरीके से हम इन फॉर्मूले को लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी क्या फॉर्मूले बनेंगे, देखिए, दो कंसेंट्रिक सर्कल हो एक दूसरे को क्लोज, तो ये इस एरिया के बारे में बात करेंगे। तो देखिए बड़े वाले में से क्या करना है, छोटे वाला एरिया माइनस करना है। तो बड़े वाले का जो मैंने रेडियस माना वो कैपिटल आर, और छोटे वाले का जो रेडियस है वो स्मॉल आर। तो बड़े वाले में से स्मॉल वाले माइनस कर दूं तो बाकी बचेगा एरिया आ जाएगा। तो इसे कंसेंट्रिक सर्कल का एरिया कहते हैं। तो इसको और एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ से ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बन जाएगा। उसके बाद एक व्हील है जो चारों तरफ घूम रही है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। जब क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि रिवॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच व्हील इन एन रिवॉल्यूशन या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बताओ, तो उसका फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का इन 1 मिनट डिस्टेंस डिवाइड में सरकमफ्रेंस। अगर वो सर्कल है तो सर्कल का सरकमफ्रेंस, और डिस्टेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा या आपको जो डिस्टेंस है निकालना होगा। ये दोनों में से कोई ना कोई चीजें गिवन होंगी। तो ये एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो इसलिए बार बार इनको याद रखिए। उसके बाद आता है सेक्टर। सेक्टर दो प्रकार के होते हैं। देखिए सर्कल को जैसे हमने ये कहा है कि मैंने डिवाइड कर दिया अभी क्वाड्रेंट में, तो वो 4 भागों में इक्वली बांटा सेमी सर्कल। मगर कई बार क्वेश्चन में क्या है, कुछ पार्ट, जैसे सर्कल का कुछ पार्ट है वो निकालना है, कुछ पार्ट, तो उसको निकालने के लिए देखो सर्कल जो चारों तरफ से पूरा कटता है तो ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है। 360 है, तो कई बार क्वेश्चन बोल देते हैं भाई 90 डिग्री हमें काटना है सर्कल। तो 90 डिग्री एक तरीके का देखो 1/4 ही तो है, 1/4 ही तो है। 1/4 कैसे पता चला, तो थीटा बाई 360। तो यहाँ भी यही करना है। तो इस छोटे पार्ट को कहते हैं माइनर और बड़े पार्ट को कहते हैं मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला जो होता है एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो क्या करना है थीटा बाई 360। और किसका एरिया है, सर्कल का है, तो पाई आर स्क्वायर। हम क्वाड्रेंट का भी यहीं से निकाल सकते हैं। क्वाड्रेंट क्या है, इक्वली का मतलब है कि 4 भागों में तो 90-90 डिग्री पे कट रहा हूं। देखो 90-90 डिग्री, एक सर्कल को 4 भागों में काटूंगा तो 90-90 डिग्री पे कट रहा है। तो इसी तरीके से हम क्वाड्रेंट का एरिया भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ कोई भी पार्ट हो, अच्छा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो हम क्या करेंगे, अगर पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया। मगर क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को लगे कि ये कुछ बनानी, तो देखो इसका एक और फॉर्मूला है, डायरेक्ट में निकाल सकते हो आप। क्या करना है, जो थीटा हमें गिवन होगा उसमें 360 में से माइनस कर देना और पाई आर स्क्वायर उसके साथ फॉर्मूला। जैसे 90 डिग्री था तो बाकी बचेगा एरिया निकालना, तो 360 में से 90 पहले माइनस कर दो तो 270 बचेगा। तो 270 को डायरेक्ट लिख सकते हो 270, तो वो क्या होगा मेजर सेक्टर निकालने का। तो उम्मीद करता हूँ फॉर्मूला समझ आएगा। इसमें एक और चीज बनती है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बनता है, देखिए लेंथ ऑफ आर्क वही है सर्कमफ्रेंस की तरह, जो नीचे गिवन है ना, ये जो आर्क गिवन थी, जैसे एक सर्कल था अभी, तो ये वाली चीज, ये वाली चीज। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे है, थीटा बाई 360 और क्या होगा सर्कमफ्रेंस। यही सर्कमफ्रेंस ही होता है ना पूरे सर्कल का, तो इतना पार्ट का मैं पूछा था। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है उसमें सेगमेंट आता है। तो सेगमेंट के सेगमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है माइनर, एक होता है मेजर। तो माइनर मेजर कैसे याद करें, देखिए माइनर का फॉर्मूला याद करते हैं, सिर्फ मेजर एरिया में से माइनस कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब है मगर याद होने लायक है। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो इसमें आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, थीटा बाई 360 पाई इंटू माइनस साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। उसी तरीके से सेगमेंट मेजर का निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल में से
बेस है तो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो उम्मीद करता हूँ सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद हो गए होंगे 12 चैप्टर के। इस वीडियो को देखिए कंप्लीट, इसके अंदर सारे फॉर्मूले कराए जाएंगे। तो अगर आप ये सारी वीडियो देखते हैं तो सारे फॉर्मूले आपके टिप्स पे होंगे। इन फॉर्मूलों को एक कॉपी में लिख लीजिए और जब एग्जाम में आप जाएं उससे 10-15 मिनट पहले इन सबको रिवाइज कर लेना। फॉर्मूले लिख के आते हो तो उसमें भी मार्क्स मिलेंगे आपको। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 है आपकी बुक के अंदर, जिसके अंदर सारे के सारे फॉर्मूले हैं। अच्छा, फॉर्मूले सिर्फ वही करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में अभी हैं। जैसे इसमें फ्रस्टम का एक फॉर्मूला है, फ्रस्टम अभी डिलीटेड है तो वो चीजें नहीं करा रहा मैं। तो जो चीजें अभी आपके एग्जाम में आएंगी वो सभी चीजें करा रहा हूँ। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इस चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले जो नाम आएगा वो आएगा क्यूबॉइड का। तो सबसे पहले क्यूबॉइड के बारे में बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 में। क्यूबॉइड कुछ देखिए, डायग्राम थोड़ा सा अजीब बन सकता है मगर समझने की कोशिश करना, ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो ये देखिए क्यूबॉइड, इसमें फर्क क्या है, इसमें क्या है कि जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज अलग होती है। और इसी जैसा एक और होता है क्यूब, जिसमें तीनों चीज बराबर होती है। तो क्यूबॉइड में तीनों चीज बराबर नहीं होती। तो सबसे पहले इसके टीएसए के बारे में बात करते हैं। टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। तो मैं जहां भी टीएसए यूज करूंगा उसका मतलब होगा टोटल सरफेस एरिया। और जहां पर भी मैं लेटरल सरफेस या कवर्ड सरफेस एरिया, सीएसए का मतलब होगा वहां पर होगा कवर्ड सरफेस एरिया। तो ये ध्यान रखना। और वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्यूबॉइड के फॉर्मूले की बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है टीएसए। तो टीएसए का फॉर्मूला बनता है इसका 2 ब्रैकेट एल प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। ये टीएसए का फॉर्मूला जिसमें चारों चीजें आ जाती हैं, ऊपर की दोनों साइड्स भी आ जाती हैं और चारों दीवारें भी। अगर मैं एरिया ऑफ 4 वॉल की बात करूं तो सिर्फ चारों दीवारों के बारे में बात करते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल। तो इसमें क्या फॉर्मूला बनता है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच। देखिए इसमें क्या है, सिर्फ चारों दीवारें हैं। तो चारों दीवारें का मतलब क्या है, एल एच, एल एच दो बार एल एच आ जाता है और बी एच प्लस बी एच। यहाँ पर जो लेंथ और ब्रेथ का जो है वो कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर जैसे एक कमरा है, एक रूम है, तो रूम के जो ऊपर जो छत है और जो नीचे जमीन है वो दोनों कनेक्ट नहीं हो पाती। चारों दीवारें हैं, चारों दीवारें में लेंथ उनके साथ हाइट है और ब्रेथ और उसके साथ हाइट है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ 4 वॉल। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला बनता है इसका वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल बी एच। एल बी का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। एक और फॉर्मूला बनता है डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को, इस क्यूबॉइड के फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, क्यूब की। तो क्यूब कैसे करना है क्यूब के अंदर। तो क्यूब के अंदर क्या है, सबसे पहले टीएस से क्यूब क्या होता है, सेम क्यूबॉइड जैसा होता है, सिर्फ फर्क इतना होता है इसके अंदर जो जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है वो तीनों बराबर होती हैं। तीनों की तीनों बराबर होती हैं जिसकी वजह से एक जैसी शेप का दिखता है क्यूब, ठीक है। तो क्यूब के अंदर जो टीएससी होगा वो क्या होगा, देखिए फॉर्मूला सेम वही है जैसे मैंने उसके अंदर याद किया था 2LB प्लस BH प्लस HL। देखो दो लेंथ दो ब्रेथ होती है, तो यहाँ पर क्या होगा 2L और B सेम है तो इनको डिनोट करते हैं हम A से। तो A इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए। तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 इंटू 3a स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा फॉर्मूला 6a स्क्वायर। तो टीएसए का अगर जिसको क्यूबॉइड भी याद है वो यहाँ से इसको देख सकता है और सीख सकता है कि क्यूबॉइड का भी फॉर्मूला यहाँ से निकल सकता है, क्यूब का फॉर्मूला भी निकल सकता है
क्यूबॉइड्स अगर जिसको भी याद है तो दूसरा फॉर्मूला जो है वो है, अगर मैं बात करूं इसमें भी जो चारों होल हैं या सी एस से जो होगा इसका वो होगा 4a²। जैसे उसमें था 2l प्लस बी इंटू एच, ये क्यूबॉइड के साथ साथ फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। अगर किसी बच्चे को क्यूबॉइड का याद है और वो बच्चा चाहता है कि मैं क्यूब के फॉर्मूले भी ध्यान रखूं और बाय मिस्टेक भूल जाऊं तो उसके लिए ये, वैसे अगर आप याद कर सकते हो डायरेक्ट यही फॉर्मूला है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, उसमें क्या था एल इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ पर 3 बार ए तो ए क्यूब बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर डायगोनल की बात करें तो डायगोनल होगा अंडर रूट, वहां था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो कितना आएगा √3a², तो यहाँ ए बाहर आ जाएगा अंडर रूट 3। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है सिलेंडर। सिलेंडर कैसा है, कुछ ऐसे शेप में बनता है, ये इसका रेडियस होता है, ये इसकी हाइट होती है, ये भी रेडियस और ये हाइट। क्वेश्चन में ध्यान रखिए जो ये बेस है, ये बेस कैसा सर्कुलर शेप है, इसलिए बेस का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इसके कवर्ड सरफेस एरिया की बात करूं, सीएसए की बात करूं, तो बनता है 2πRh। और उसी प्रकार से टीएसए में क्या जुड़ जाएंगे, ये दोनों बेस जुड़ जाएंगे, ये चारों दीवारों को सीएसए कहा गया है, इसके बेस और जुड़ जाएंगे तो 2πRh प्लस में 2πr²। ये क्यों जुड़े, क्योंकि ये दो बेस थे तो इसी वजह से, तो इसको फॉर्मूले को और बार के लिख सकते हैं H+R। तो इस तरीके से उसके बाद इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इसमें ही एक होता है होलो सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर ऐसे, तो डायग्राम थोड़ा सा अजीब है, इसके अंदर एक और सिलेंडर, ठीक है, कुछ ऐसे करके बना होता है, तो एक सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर, तो उसी प्रकार होलो सिलेंडर। तो इसके जो फॉर्मूले बनते हैं वो कैसे बनते हैं, देखिए जैसे अभी हमने कंसेंट्रिक सर्कल का फॉर्मूला सीखा था ना, इसका एरिया तो बड़े वाले से उसमें से माइनस करना था, तो यहाँ भी ऐसे ही करना है। क्या करना है, जब हम सीएसए निकालेंगे तो सीएसए में क्या होगा, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों जोड़ने हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि बाहर वाले का जो रेडियस है बड़े वाले वो आर है और जो छोटे वाले का वो स्मॉल आर है, तो यहाँ बनेगा 2πr और h दोनों की हाइट जो होगी वो सेम होगी, प्लस 2π स्मॉल, तो यहां से आप 2π h कॉमन ले सकते हैं तो r+r। उसके बाद निकालना है टीएसए, टीएसए कैसे होगा, टीएसए भी सेम ही होगा, दोनों क्या कर रहे हैं सीएसए ऐड करने हैं, सीएसए ऐड करने जो ये है सेम टू सेम। उसके बाद सर्कुलर जो है जो सर्कल है वो क्या है कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह बने हुए हैं और दो बार बने हुए हैं, तो πr² माइनस r² था उसका फॉर्मूला अगर याद हो तो इस तरीके से एक फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें से अगर कॉमन निकालना चाहते हो तो कॉमन निकल जाएगा, इसमें से 2π h कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से r+r बचेगा, इसमें से और बन जाएगा 2π कॉमन और ये r+r और r-r, तो ये इसमें से कॉमन दिख रहा है मुझे कुछ, तो यहाँ से आ जाएगा 2πr+r और यहाँ h+r-r। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अब इसकी वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम क्या करनी है, बड़े वाले में से छोटे वाले माइनस करनी है, तो यहाँ से आ जाएगा πh आया, दोबारा लिखता हूँ, ये वॉल्यूम जो होगी वो होगी πr²h माइनस πr²h, यहाँ से πh कॉमन r² माइनस r², तो ये इस तरीके से हम इसकी वॉल्यूम भी याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाली चीज पे, तो नेक्स्ट कौन सी है, कोन। देखो ना बर्थडे पे जो कैप पहनते हैं तो वो सारी चीज, तो नीचे फिर वही है सर्कुलर शेप है, तो सर्कुलर शेप का तो पाई आर होता है, ऊपर वाले का फॉर्मूला तो सीएसए जो बनेगा वो बनेगा πrl, एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट, स्लांट हाइट। अच्छा ये होता है रेडियस, यहाँ पर आया होती है हाइट, और ये वाली चीज क्या होती है स्लैंट हाइट, ये एल है।
तो अब देखिए कुछ पाइथागोरस थ्योरम जैसा ही बन रहा है यहाँ पर। तो पाइथागोरस थ्योरम जिस बच्चे को याद है वो समझ सकता है कि एल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो एल की जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर आएगी। तो उसी चीज का यूज करना है, दिमाग में सिर्फ वही चीज रखनी है कि ये किस तरीके से बनी। अब अगर मैं टीएसए की बात करूं तो टीएसए में क्या जुड़ जाएगा, नीचे का बेस जुड़ जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम की बात करता हूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर। ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो उम्मीद करता हूँ ये कौन का फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाली चीज। नेक्स्ट कौन सा है, स्पेयर। ये सर्कुलर नहीं है, सर्कल नहीं है, ये ध्यान रखना है, स्पेयर है। ठीक है, स्पेयर है, ये सर्कल नहीं है। तो सर्कल का जो फॉर्मूला बनेगा, सर्कल का जो फॉर्मूला है, सर्कल देखो चारों तरफ से बन है तो इसका जो टीएसएस सीएसएस सेम ही होगा। ठीक है, तो सिर्फ उसको नाम ले रहा हूँ सरफेस एरिया। तो 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें नहीं निकाल सकते हम। ठीक है, उसकी वॉल्यूम जो है वो होगी 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरीके से। अब अगर स्पेयर का मैं आधा कर दूं तो उसे कहते हैं हेमी स्पेयर। जैसे ये कटोरा टाइप बन जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाला और ये बेस, बेस इसमें ऐड हो जाएगा तो इसका मतलब इसमें टीएस से निकलेगा। तो जो इसका सीएस से निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि आधा क्या है ना, स्पेयर 4 था तो यहाँ आधा हो गया। और अगर मैं टीएस से की बात करूं तो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस उसका बेस। बेस का फॉर्मूला तो वही होता है पाई आर स्क्वायर। क्या बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। उसके वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला रहेगा 2 पाई आर क्यूब। इस तरीके से उसमें 4 पाई आर क्यूब था तो उसका हाफ करना था। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर जो मोस्टली जो अभी फॉर्मूले आएंगे आपके एग्जाम के अंदर वो सभी ये फॉर्मूले हैं। तो उम्मीद करता हूँ 13 चैप्टर के अंदर से आप ये सारे फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनको याद करके जाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर नंबर 14 के अंदर जो फॉर्मूले हैं, चैप्टर नंबर 14 के अंदर 3 चीजें आएंगी, मीन, मॉड, मीडियन। अच्छा 13 में से एक और चीज बता देता हूं मैं। देखिए 13 चैप्टर के अंदर ये ध्यान रखना, अगर कुछ भी चीज किसी भी चीज में कन्वर्ट हो रही है, किसी भी चीज में कन्वर्ट हो रही है तो ध्यान रखना हमेशा उसमें वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम निकालने मतलब जैसे कि कोइन से कुछ बनाना या फिर वायर से, जैसे वायर है, सिंगल वायर है, उससे कुछ सिलेंड्रिकल जो या किसी भी चीज में किसी भी चीज को बनाना, तो वो चीज ध्यान रखना अगर वो वायर को किसी चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमेशा वहां पर वॉल्यूम ही निकालनी होगी, वॉल्यूम ही निकालनी होगी किसी भी चीज में। जैसे कि किसी की क्वांटिटी में हो सकती है नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ स्पेयर्स इन वाटर बोतल, तो वो सारी चीजों पे जहां पे भी ये चीज है तो ध्यान रखना वहां पर वॉल्यूम निकालनी है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 की। तो चैप्टर नंबर 14 में 3 चीजें हैं, मीन, मीडियन और मोड। ये तीनों ही हैं बस एग्जाम के अंदर। और ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है मीडियन का आता है जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को आप एग्जाम में जरूर करके जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं मीन के बारे में। तो मीन में से पहले जानने से पहले हमें 3 चीजों के बारे में बताना, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके आगे भी काम आएगा और अभी भी काम आएगा, अभी भी आपको जानना जरूरी है। तो x की सिर्फ जिसमें x की वन हो, जब 1 2 3 4 जिसमें x की वन हो उसे इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, जिसमें x और f की वन हो 1 2 3 4 5। ठीक है, या कह सकते हैं कि या मैं दूसरा x ले लेता हूं, x 10 15 20 25। तो यहाँ पर 1 2 4 3 ऐसे करके कुछ भी बनो, तो ये क्या होगी फ्रीक्वेंसी। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होगा, एक्स नहीं होता, तो वहां होता है क्लास इंटरवल, वहां एक्स निकालना होता है 0 से 10 10 से 20 20 से 30। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी होते हैं 2 3 5। तो इस तरीके से हम वैल्यू को निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आ गई होंगी आपको। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि ये दोनों सेम बन सकती हैं, ये दोनों सेम ही बनानी है, ये ध्यान रखना। सेम बनाने के लिए सिर्फ यहाँ पर x निकालना है, और x निकालने का फॉर्मूला मैं यहीं पे बता देता हूँ। x निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड में 2।
तो यहाँ ध्यान रखना कि 10 प्लस 0/2 निकालकर 5 ही निकलेगा x, तो इसका जो x निकलेगा वो 5 निकलेगा पहले वाले का। ऐसे ही दूसरे वाले का भी निकालना, 10 प्लस 20/2। वैसे कोई बच्चा अगर शार्प माइंड है तो इतना ध्यान रखे कि अगर गैप सेम है तो सिर्फ जितनी वैल्यू है उतनी ऐड करते चले जाना, हर में 10 जो है वैल्यू, अगर 10 है गैप है सब में, तो सब में 10 वैल्यू ऐड करते जाने हैं, तो यही मेरा x होगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ आई। अब बात करते हैं मीन की। तो मीन सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज है, तो डायरेक्ट मेथड सबसे पहला लगता है, डायरेक्ट मेथड जो आपने 9th क्लास में भी सीखा था। मीन को इस साइन से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा एक्स अपॉन में n, इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट होता है शॉर्टकट मेथड। इंडिविजुअल में सिर्फ यही लगता है, a प्लस में सिग्मा dx बाय n। यहाँ जो ये ex है इसका मतलब सम होता है, जहां भी ये यूज करूंगा उसका मतलब सम होगा। तो यहां पर a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, कि हमें कुछ भी मानना है x में से, और dx निकालने का फॉर्मूला होता है dx इज इक्वल टू x माइनस x माइनस a। तो इस तरीके से हम इसमें इंडिविजुअल सीरीज में दो ही लगते हैं, डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड। अब बात करते हैं हम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस की। मैंने बता दिया कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस एक ही जैसी बन सकती हैं अगर मैं x निकाल दूं तो इसमें डायरेक्ट मेथड होगा, वो क्या होगा, का फॉर्मूला क्या होगा मीन के लिए, वो होगा सिग्मा एफ एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ, जो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है और यहां पर क्या लिखना है, सम ऑफ एफ। ठीक है, उसके बाद शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला ए प्लस में सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो होगा स्टेप डिविजन मेथड। तो dx पता है, dx कैसे निकालते हैं यहाँ पर x माइनस ए से। तो स्टेप डिविजन मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है e प्लस में सिग्मा एफ डी डैश एक्स बटे में सिग्मा एफ इंटू h लिख सकते हो, c लिख सकते हो, जो कॉमन डिफरेंस होता है, या कई जगह i यूज होता है और कई जगह d डैश की जगह ux भी यूज होगा, तो घबराना मत, बात वही है। तो d डैश x निकालने का तरीका होता है x माइनस ए बटे में h, ये ध्यान रखना। जो d डैश यहाँ पर है उसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा, उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला आपको समझ आए। अगर फॉर्मूले नहीं भी समझ आए ना तो एक बार कमेंट कर देना, कल जब भी वीडियो रिलीज हो कमेंट कर देना और मैं आपको सारी चीजें इसके अंदर बता दूंगा। तो ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट है मीडियन। तो मीडियन में भी तीन चीजें बतानी जरूरी है कि मैं जो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज बता रहा हूं उसके पीछे मेन रीजन है 1 मार्क्स क्वेश्चन, कि अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर जो है मीडियन, जैसे मैं एक एग्जांपल से क्वेश्चन कराता हूं, 3 5 9 2 8। तो क्या करना है, सबसे पहले इनको अरेंज करना है 2 3 5 8 और 9, और फिर इसके बाद इनको काउंट करना है। तो ये काउंट करके कितने बने 5। तो 5 क्या होता है ओड, तो ओड का फॉर्मूला होता है, ये इंडिविजुअल सीरीज है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है x। तो यहाँ पर ओड का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाय 2th टर्म। तो कितना आएगा 5 प्लस 1 बाय 2th टर्म, इसका मतलब 6 बाय 2th टर्म। तो यहां से निकल गई थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म कौन है 5। तो यही मेरा क्या होगा मीडियन होगा। इसी प्रकार से अगर मैं इसमें एक और वैल्यू और ऐड कर दूं, या फिर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं 3 5, मैं केवल अरेंज करके ही दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है 6 है, तो 6 क्या होगा इवन। तो इवन के लिए जो फॉर्मूला बनेगा n बाय 2th टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म डिवाइड में 2। तो यहां से निकल के आएगा 6 प्लस 6 बाय 2 प्लस 6 बाय 2 प्लस 1 डिवाइड में 2। ये मैं करके दिखा रहा हूं, अब जिसको जल्दी जो कर सकता है वो कर लो, ठीक है। थर्ड टर्म, तो यहाँ 7 प्लस 8 डिवाइड में 2, तो इट मीन्स 7.5 इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद जो डिस्क्रीट सीरीज है उसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है,
ऐसा कुछ है नहीं, वहां पर बस सिर्फ CF निकालना है, F देखना है और आगे जो भी होगा वो वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्ट कॉन्टिन्यूस पे याद कर रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला होता है L1 प्लस में n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। CF जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का सम होता है, CF जो होता है फ्रीक्वेंसी का सम। जैसे यहाँ पर है 2 5 7 3, तो यहाँ पे क्या करना है 2, फिर इसमें ऐड कर देना तो 7 आ जाएगा, फिर इसमें ऐड कर देना 14 आ जाएगा, में ऐड कर देना 17, तो ये भी क्या होगा फ्रीक्वेंसी का सम होता है, यही CF होता है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या निकालना है n/2 निकालना है, n/2 क्या होगा 17/2 0.5 समथिंग। तो यहाँ पर चेक करना है कि उससे नेक्स्ट वाले में 8.5 से बड़ा हो या उससे छोटा हो। 8.5 से CF छोटा होना चाहिए, तो यहाँ चेक करना है, ऐसा नंबर लेना है कि नेक्स्ट वाले में बड़ा हो उससे पहले वाले में छोटा हो। तो ये मेरा क्या हो गया CF हो गया, और इसके जो नीचे है नेक्स्ट उसमें ये मेरा क्या हो गया F हो गया, और इसके सामने जो भी टर्म होगी जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो यहाँ जो ये 20 होगा, ये 20 क्या होगा मेरा L हो जाएगा, और ये मेरा F हो जाएगा, ये जो 7 है ये F हो जाएगा, और H क्या होगा इनके बीच का डिफरेंस, ये डिफरेंस। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है मोड। ठीक है, मोड के अंदर इंडिविजुअल सीरीज कुछ नहीं है, जैसे कि 3 5 2 5 3 3 2 6, तो अरेंज करना है 2 2 3 3 3 5 5 6। तो यहाँ पर देखना सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू है, ये 3, तो ये मेरा क्या होगा मोड होगा। और ऐसी डिस्क्रीट में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बड़ी उसके सामने जो x लिखा है वही मेरा क्या होगा मोड होगा। उसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं हम, कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला होता है मोड का, मोड को z से डिनोट करते हैं L1 प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला होता है मोड का। तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। अब कुछ मिसलेनियस फॉर्मूलों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले d निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, फिर x निकालते हैं तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ठीक है, और उसके बाद एक चैप्टर थर्ड से भी है, अगर बात करें जैसे कि इक्वेशन क्या हो a1 a2 नॉट इंटरसेक्ट, ये दोनों बराबर नहीं है तो इक्वेशन दे रखे, तो इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ग्राफिकल वे में इंटरसेक्टिंग लाइन, मगर इसका मेन इस पे है यूनिक सॉल्यूशन होता है। एग्जाम में क्या होगा कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि यूनिक सॉल्यूशन है फाइंड के की वैल्यू निकालने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही दूसरा होता है कि तीनों बराबर हो। ठीक है, तो इसे कहेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो फिर लिख दिया जाएगा कि ये सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो सॉल्व करो और के की वैल्यू निकालो। ठीक है, उसके बाद एक और गिवन हो सकता है कि a1 बाय a2, यही दो बराबर हो b1 b2 और तीसरी वाली चीज बराबर नहीं हो, तो वहां पर होता है नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिसलेनियस फॉर्मूले हैं, यूज कर सकते हैं। ऐसे एक और होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस बी बाई ए, इक्वेशन ये होती है ए एक्स प्लस बी एक्स ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होती है क्वालिटी इक्वेशन के लिए है, अल्फा इंटू बी टू होती है सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा होता है इज इक्वल टू में सी बाई ए। और अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उस केस में क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि तीन इक्वेशन निकलेंगे तो वहां पर भी आएगा माइनस बी बाई अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो वहां बनेगा सी बाई ए। उसके बाद अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। ये तीन फॉर्मूले हैं जो हम सेकंड चैप्टर में यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ
आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी और सारे जो फॉर्मूले जो मैंने कोशिश की है कि मोस्टली फॉर्मूले जो हैं वो आपको बता दिए जाए आपके एग्जाम से पहले हैं। आप सारे के सारे क्वेश्चन करके आए, आपके एग्जाम अच्छे हों। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपके मैथ के एग्जाम के लिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।